Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about the properties of laser light part second. स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट के रिगार्डिंग, उसमें हमने लेजर की 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। जैसे हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि लेजर लाइट है उसकी बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज डायरेक्शनलिटी, सेकंड वन इज हाई इंटेंसिटी एंड थर्ड वन इज मोनोक्रोमेटिसिटी। ये सब हमने डिस्कस की है जो इसका फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर पार्ट 1 में। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज कोहेरेंस, वो हम आज डिस्कस करेंगे। A laser light is said to be highly coherent if it has high degree of order in the लाइट फिल्म। ठीक है, तो मतलब एक ऑर्डर में अगर जब लेजर लाइट होती है तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हाईली कोहेरेंस। ठीक है, द डिग्री ऑफ कोहेरेंस इज द मेजर ऑफ द फेज कोरिलेशन इन द रेडिएशन फील्ड दैट एग्जिस्ट एट द डिफरेंट लोकेशन एट द डिफरेंट टाइम पे। जो कोहेरेंस को हम डिफाइन करते हैं तो वो एक तरह से एक लोकेशन के ऊपर बेस्ड या फिर हम कह सकते हैं टाइम के ऊपर बेस्ड देखते हैं कि मतलब फेज कोरिलेशन है जो वेव प्रोपेगेट कर रही होती है उसका क्या फेज रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इज द रिजल्टेंट रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट आफ्टर एक्साइटेशन। ठीक है, हम लेजर एमिशन के बारे में जो पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो बेसिकली जो मेन जो फिनोमिना है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उससे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बेटा हमने जैसे लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जनरली क्या होता है, जब आपकी जो एक्साइटेड जो स्टेट होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। और जब हम स्टिमुलेट करते हैं इन एटम्स को हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, तो उस ड्यूरेशन में आपका क्या होता है, लेजर एमिशन होता है। तो वही चीज इन्होंने कही है कि ट्रांजिशन होगा जब आपका एटम्स या मॉलिक्यूल्स का हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आफ्टर एक्साइटेशन। ठीक है, as all the molecule and atom operate independently and even don't radiate continuously, the wavefront so produced varies space and time. ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट्स होती हैं उसमें कोई भी फेज कोरिलेशन नहीं होता, क्योंकि वो जनरली स्पॉन्टेनियस एमिशन से होती है। जब अपने आप कोई चीज एमिट हो रही होती है तो उनमें हम कोई फेज कोरिलेशन की बात नहीं करते, तभी हम कहते हैं कि स्प्रेडिंग होती है वो ज्यादा होती है, डायरेक्शनलिटी की उसमें प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो इन्होंने ये कहा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं या फिर रेडिएशन जब होती है तो उसमें कोई भी फेज कोरिलेशन नहीं होता और वो वेरी करता है स्पेस एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कोहेरेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसी स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेशियल कोहेरेंस एंड सेकंड वन इज टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, तो पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं स्पेशियल कोहेरेंस को। इट इज आल्सो नोन एज लेटरल कोहेरेंस। ठीक है, तो मतलब एक तरह से लेटरल कोहेरेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए वो स्पेशियल कोहेरेंस को ही लेटरल कोहेरेंस बोलते हैं। It is the measure of the phase relationship between the radiation field at the different point in the space and describe how far apart two sources or the two portion of the same source can be located in the direction transverse to the direction of observation and still exhibit the coherence property over a range of observation point. ठीक है, आपने कहा कि आप अलग अलग जगह पे देख रहे हो कि फेज कोरिलेशन उनका है कि नहीं है। ठीक है, एंड अलग अलग जगह पे दिख रहे हो। एक सेकंड थिंग, आप क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसलिए क्या कहा, डायरेक्शन ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रही हो और विद पोजीशन टू पोजीशन उसमें क्या फेज रिलेशन है। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन बाय द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंड जो एक्सप्लेनेशन के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं वो क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Consider a cardboard having the 2 pinhole S1 and S2 at the variable separation y। हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उस पे 2 पिन होल लिए हैं जिनकी नेमिंग आप कैसे करोगे, S1 and S2। उनके बीच की जो सेपरेशन है वो हमारी क्या है, y है, वो आप वेरी कर सकते हो। द कार्डबोर्ड एट ए डिस्टेंस d, कैपिटल D फ्रॉम द सोर्स S हम कोई सोर्स ले रहे हैं जो कि क्या है, d डिस्टेंस है कार्डबोर्ड से। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन राइट टू द कार्डबोर्ड। ठीक है, अब हम एक स्क्रीन आगे लगा रहे हैं कार्डबोर्ड से। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हम अज्यूम करके चल रही हैं जैसे सोर्स हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या होगा कार्डबोर्ड, जिसमें हमने क्या कहा S1 and S2 2 पिन
पिन होल है। उसके बाद वो लाइट पास करेगी, हम स्क्रीन पे हम जो पैटर्न है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज वेरिएबल एंड वी ऑब्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस एट द मैक्सिमम सेपरेशन S1 and S2 is equal to Y maxima. This is the maximum length is called spatial coherence length of the source. हम क्या कहेंगे कि सस्टेन इंटरफेरेंस है वो हम देखेंगे, लेकिन हम उस सस्टेन इंटरफेरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो S1 और S2 की जो डिस्टेंस है, जो हमने क्या कहा है Y से हम रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस की हम बात कर रही हैं, वो आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? Y मैक्सिमम से, और वो अपनी क्या हो जाएगी? कोहेरेंस लेंथ होगी। ठीक है, आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखा देती हूँ। जैसे इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे हम क्या यूज कर रही हैं? सोर्स। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या यूज किया? कार्डबोर्ड। एंड कार्डबोर्ड पे दो आप पिन होल बताओगे बेटा, एक S1 हो गया और एक आपका क्या हो गया? S2 हो गया। ठीक है, सोर्स और कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस है वो हमने क्या बताया? कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड S1 एंड S2 के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या कहा इन्होंने? वेरिएबल। एंड मैक्सिमम जब आपका Y मैक्सिमम होगा तब उस केस में हम क्या कह रहे हैं? सस्टेन इंटरफेरेंस है वो हमें मिलेगा। एंड इंटरफेरेंस पैटर्न जो आप ऑब्जर्व करोगे वो आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ स्क्रीन पे जो येलो लाइट है। ठीक है, ये फिगर फर्स्ट हो गया, ये आपका कंप्लीट ये वाला। ठीक है, सोर्स, कार्डबोर्ड एंड दीज टू आर द पिन होल्स एंड इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व हियर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका क्या हो गया? Y। एंड सोर्स और जो आपका कार्डबोर्ड है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? आपका कैपिटल D। इस तरह से असेंबली आपकी होगी। और आपने क्या कहा कि जब सस्टेन इंटरफेरेंस आपको मिल रहा है वहां पे Y है वो मैक्सिमम है, इसको हम क्या कह रहे हैं? कोहेरेंस लेंथ। ठीक है, इफ S is not the point source then it has width A। अगर S कोई पॉइंट सोर्स नहीं है तो हम इसको कुछ width मान के चल रही हैं एंड अज्यूम करते हैं कि वो width है वो क्या है? A। and the light from each point on the source will spread out by an angle। और जो एंगल मतलब एक तरह से जब लाइट स्प्रेड हो रही है तो हम क्या कहेंगे? वो जो एंगल होगा वो क्या है? आपका लैम्डा बाई A। ठीक है, A अपना क्या है? सोर्स है, उसकी विड्थ है। लैम्डा क्या है? जो मतलब एक तरह से आप लेजर लाइट की बात कर रहे हो या जो भी लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ जितनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो मतलब अभी जो लास्ट लाइन हमने बात की है उसका उसकी रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से बताओगे कि अगर हम ये सोर्स यूज कर रहे हैं, इसकी कुछ न कुछ विड्थ है, तो अपना क्या हो गया? A से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोर्स है वो D डिस्टेंस से है कार्डबोर्ड से, और ये आपका एंगल क्या हो गया? यहाँ पे थीटा। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे इफ द एंगल S1 S एंड S2। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये हो गया दिस दिस एंड दिस, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, तो वो इसने क्या कहा? इफ द एंगल इज लेस देन लैम्डा बाई A देन बोथ द स्लिट विल रिसीव द लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सोर्स एंड विल बी इन द कोहेरेंस। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, कि एंगल की हम बात कर रहे हैं दैट शुड बी लेस देन लैम्डा बाई A, तो हम क्या कह रहे हैं कि मतलब हर एक जो पॉइंट है एक तरह से कोहेरेंट सोर्स की तरह से काम कर रहा है। तो उस केस में क्या है? लेकिन एक्चुअल में अपनी असेंबली के अकॉर्डिंग क्या है? एंगल S1 S एंड S2 इज इक्वल टू Y डिवाइडेड बाई D। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि विड्थ के अकॉर्डिंग मान रही है, ठीक है, तो एंगल है वो हमारा दैट शुड बी लेस देन लैम्डा बाई A, और एक्चुअल में जो फिगर की रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल किसके इक्वल है? Y बाई D। दोनों को हम क्या कर देंगे? वैल्यूज हैं दोनों सेम है, एंगल यहाँ भी है और एंगल यहाँ भी है, तो हम क्या लिखेंगे? Y डिवाइडेड बाई D इज लेस देन इज इक्वल टू लैम्डा बाई A। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि Y इज इक्वल टू लैम्डा D एंड डिवाइडेड बाई A। लेकिन जो अपना ये फिगर है, इस फिगर से हम क्या कहेंगे कि आपका A डिवाइडेड बाई D वो हमें क्या देता है? एक तरह से थीटा, वो एक आर्क शेप में आपको मिल जाएगा। तो ये हमें क्या देगा? थीटा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, तो ये A डिवाइडेड बाई D हम ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तो हम कहेंगे कि Y शुड बी लेस देन लैम्डा डिवाइडेड बाई थीटा। ठीक है, तो ये एक तरह से कंडीशन आपको मिल गई। देयरफॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Y, ठीक है, Y की जो लिमिटिंग वैल्यू की हम बात कर रही हैं, या फिर जिसको हमने कहा था कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हमें मिलेगा, वो क्या है? Y मैक्सिमम, और उसका रिलेशन आपका वेवलेंथ और एंगल के साथ क्या है? आपका लैम्डा डिवाइडेड बाई थीटा। फिर Y मैक्सिमम इज द स्पेशल कोहेरेंस लेंथ। ठीक है, विद स्पेस आपने क्या कहा है कि पोजीशन टू पोजीशन आपकी कोहेरेंस कितनी रहती है? वो एक तरह से क्या होगा? स्पेशल कोहेरेंस की हम बात कर रही हैं। ठीक है, और वो आप क्या कहोगे? उसका रिलेशन वेवलेंथ के लिए बात कर रही हो या थीटा के लिए कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? Y मैक्सिमम इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय थीटा।
ठीक है, तो ये आपका क्या था, स्पेशल कोहेरेंस। सेकंड वन हम डिस्कस करते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। इट रेफर टू द फेज कोरिलेशन बिटवीन द लाइट एट द पॉइंट light at a point and the light filled at the same point in the later time। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मतलब अब आप टाइम को वेरी कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई एक पॉइंट फिक्स कर लिया, आप सेम फेज के लिए बात कर रहे हो, फेज को रिलेशन आप देख रहे हो, लेकिन अब आप टाइम वेरी कर रहे हो। ठीक है, टाइम से पता, नाम से ही पता चल रहा है टेम्पोरल कोहेरेंस, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर देख रहे हो फेज को रिलेशन को। ठीक है, the ideal sinusoidal wave emitted from the perfectly coherent source is the function of the time as shown in the figure। आपका क्या है 3। ठीक है, तो जैसे आपका साइन वेव होती है जनरली, यहाँ तो बीच में ब्रेक है नहीं, तो जनरली जो आइडियल जो कंडीशन होती है उसमें हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन लेते हैं किसका, साइन वेव का। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये अपना क्या हो गया, फील्ड की डायरेक्शन होगी, इंटेंसिटी की हम कह सकते हैं, यहाँ क्या है आपका टाइम हो गया, तो ये बीच में कोई ब्रेक नहीं आता, वो हम कॉन्टिन्यूटी में एक यूनिफॉर्मली वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हाउएवर in practice no coherent source emit ideal sinusoidal wave for all the time in the excited atom in the process of the returning to the initial state emit light pulse of the short duration of order 10 to the power minus 10 second after that the phase change abruptly। ठीक है, कि जनरली क्या होता है अपना, जैसे जो मतलब हम बात कर रहे हैं एमिशन की, तो एक्साइटेड स्टेट से जब अपना ग्राउंड स्टेट में आता है तो हमने क्या कहा, लाइट है वो पल्स की फॉर्म में हमें मिलती है, और पल्स की फॉर्म में आता है तो इसने क्या कहा कि मतलब एक तरह से फेज को रिलेशन है वो आपका क्या होता है, अब्रप्ट चेंज होता है, और जो ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं वो ड्यूरेशन क्या है, 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, तो अब्रप्ट चेंज की ही हम बात कर रहे हैं कि आपका क्या हुआ, यहाँ तक तो आपका एक डेफिनेट फेज रिलेशन है, उसके बाद फिर बीच में ब्रेक आ गया, फिर एक रेगुलरिटी है। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा क्या आ गया, एक अब्रप्ट चेंज आ गया। ठीक है, आइडियली हमने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है, वो हमारी क्या है, एक इमेजिनेशन है कि कॉन्टिन्यूअसली वेरिएशन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एक तरह से एक बीच में गैप आता है, या हम कह सकते हैं कि अब्रप्ट चेंज आता है। ठीक है, एंड अब्रप्ट चेंज आता है तो हम क्या कहेंगे, टीसी जो टाइम पीरियड है, बस इतने टाइम पीरियड तक तो सब तो कुछ कॉन्टिन्यू रहा है, उसके बाद हमारा क्या आया है, अब्रप्ट चेंज आया है। ठीक है, तो ये आप रिप्रेजेंटेशन बताओगे कि भाई एक्चुअल में हम अज्यूम क्या करते हैं एक साइन वेव से, और हमें मिलता क्या है, एक अब्रप्ट चेंज मिलता है। ठीक है, फिर हम फेज को रिलेशन है वो विद टाइम टू टाइम अगर देखते हैं तो वो हमें एक्चुअल में नहीं मिलता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फॉर द ऑर्डिनरी सोर्स के लिए ये थ्योरी है तो हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। द एवरेज टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फील्ड रिमेन साइनोसॉइडल दैट इज डेफिनेट फेज इज कॉल्ड कोहेरेंस टाइम। ठीक है, तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जो हम टॉ सी से डिनोट कर रहे हैं, वो अपना क्या होगा, कोहेरेंस टाइम है, और ये एक तरह से एक इंटरवल है जहां तक अपना क्या है, डेफिनेट फेज है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, तो डिस्टेंस को हम बेटा क्या बोल देंगे, कोहेरेंस लेंथ, क्योंकि जब टाइम को आप क्या बोल रहे हो, कोहेरेंस टाइम बोल रहे हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी या फिर डिस्टेंस जितनी भी वेव ने ट्रेवल की है, हम उसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंस लेंथ। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है हमारा कि हम लेंथ की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जितनी भी वेलोसिटी है और साथ में क्या है, जो टाइम है। ठीक है, v इंटू टी होता है। हम क्या कहेंगे, जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं और कोहेरेंस से रिलेटेड है, तो हमने क्या किया, इसमें सबस्क्रिप्ट में यूज कर लिया c, तो ये क्या हो जाएगा, एल सी इज इक्वल टू सी, एंड ये आपका क्या होगा, टाउ सी आपका क्या है, कोहेरेंस टाइम। तो आप क्या कहोगे, वो इंटरवल जहां तक आपका फील्ड है वो क्या है, एक तरह से डेफिनेट फेज रखता है, उसको हम कोहेरेंस टाइम कहेंगे। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगी, वेव जितनी भी लेंथ ट्रेवल कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, कोहेरेंस लेंथ। ठीक है, दोनों में रिलेशन अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, एल सी इज इक्वल टू सी एंड टी सी। आप कहोगे कि वी है वो आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि ईएम वेव होती है उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, सी। उसके बाद आपका बैंडविड्थ ऑफ ईएम वेव इज रिलेटेड टू द कोहेरेंस टाइम। अब अगर बैंडविड्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बताओगे बैंडविड्थ इज इक्वल टू, बैंडविड्थ एक तरह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होता है, तो फ्रीक्वेंसी का और टाइम का रिलेशन बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टू सी। एक और एग्जांपल मैंने आपको यहाँ देना था। फॉर ऑर्डिनरी सोर्स के लिए हम क्या कहेंगे कि कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल टू सी, एंड जो टाइम है वो अपना क्या है, टाइम है 10⁻⁻10। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 होती है। ये वैल्यू पुट करोगे 10⁻⁻ आपका -10, एंड ओवरऑल कैलकुलेट करके 10⁻², और ये आपका क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
उसके बाद अगर हम लेजर सोर्स की बात कर रहे हैं, सी एज इट इज रहेगा, एंड जो लेंथ टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम आपका बेटा कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁵, या हम कह सकते हैं आपका 300 किलोमीटर। तो आप दोनों को डिफरेंस एक तरह से कंपेयर कर सकते हो कि जब हम ऑर्डिनरी सोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो एक फेज कोरिलेशन, हमने क्या कहा, जिस टाइम पीरियड तक आपका क्या है फेज कोरिलेशन, एक डेफिनेट फेज रहता है, उसको हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, कोहेरेंस लेंथ। तो कोहेरेंस लेंथ आप कंपेयर करके देखो, यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ 300 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ पे कोहेरेंस के जो चांसेस हैं, या फिर एक लेंथ की हम बात करें या टाइम पीरियड की जो बात करें, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद टेम्परल कोहेरेंस इज आल्सो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मोनोक्रोमेटिसिटी। ठीक है। तो मतलब एक तरह से कोहेरेंट होना, एक फेज कोरिलेशन रखना, एक तरह से जो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे हम मोनोक्रोमेटिसिटी की बात करें, डायरेक्शनलिटी की बात करें, इंटेंसिटी की बात, तो वो सारी चीजें एक तरह से क्या है, कोहेरेंस से ही डिसाइडेड होती हैं। ठीक है। तो this was all about the fourth property of laser, that is coherence। तो आप बताओगे कोहेरेंस के अंदर स्पेशल कोहेरेंस एंड टेम्परल कोहेरेंस। स्पेशल कोहेरेंस नाम से पता चल रहा है स्पेस से रिलेटेड है, और आपका क्या है, टाइम से रिलेटेड हम क्या कहेंगे, टेम्परल कोहेरेंस। तो इस तरह से आपको ये क्या करना है, पेपर में अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।